बच्चों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर सकुशल होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपके टीचर्स आपको बार बार समझा रहे हैं कि जो भी लर्निंग वर्क, रिटर्न वर्क या टेस्ट जो भी दिया जा रहा है उसका प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से आप घर पर रहकर उसको पूरा कीजिए। और जो भी वर्क आपने किया है, चाहे वो लर्निंग है, चाहे रिटर्न है या टेस्ट का है, अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास उसको अवश्य भेजें। प्यारे बच्चों, ये इसलिए आपके भविष्य के लिए ये कर रहे हैं ताकि आपके अंदर हम सुधार कर सकें। जो गलतियां आप टेस्ट में, लर्निंग वर्क में या रिटर्न वर्क में कर रहे हैं उसमें सुधार किया जा सके और आपको बेटर से बेटर एजुकेशन हम दे सके। ये इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, डायरेक्टर सर की तरफ से, प्रिंसिपल सर की तरफ से, और पूरा का पूरा स्टाफ मेंबर पूरी तरह से डेडिकेट है ताकि वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा सके। इसलिए प्यारे बच्चों, आपका भी फर्ज होता है, आपकी भी ड्यूटी होती है कि जो भी मैसेजेस या जो भी वर्क आपको दिया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से आप घर पर करें और अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास भेजें। ये आपकी इस समय रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है कि जो आपके टीचर्स के द्वारा जो भी वर्क दिया जा रहा है उसको अपने सब्जेक्ट टीचर के पास अवश्य भेजें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो पॉलिटिकल साइंस की प्लस 2 की जो बुक है उसके अंदर जो लेसन चल रहा था, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, वो समाप्त हो चुका है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस नया लेसन का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के विदेशों के साथ संबंध। इस लेसन को पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों, जैसे जब भारत को आजादी मिली उस समय पूरा का पूरा विश्व 2 गुटों में विभाजित था। एक गुट अमेरिका का था तो दूसरा गुट रूस का था। इस समय भारत के सामने समस्या थी कि वो कौन से गुट में शामिल हो। इसलिए जैसे ही भारत आजाद हुआ तो भारत के जो प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत की जो विदेश नीति है कि विदेशों के साथ भारत के क्या संबंध होंगे, वो सारी की सारी जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर थी, क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे। इस कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता के कारण भारत की विदेश नीति तय की गई। वो बहुत ही दूरदर्शी थे, बहुत अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। इस कारण से भारत की विदेश नीति का जो पूरा का पूरा दायित्व था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का जो महत्वपूर्ण जो तथ्य रखा वो था विश्व शांति। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही और मेन विदेश नीति का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, वो 3 मुख्य उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर चले थे। एक तो बहुत ही कठिन मेहनत के साथ, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के साथ हमें संप्रभुता प्राप्त हुई थी, उस संप्रभुता को बनाए रखना था। दूसरी जो देश की एकता और अखंडता थी उसको बनाए रखना था, और इसके साथ साथ देश का विकास करने के, आर्थिक विकास करना भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य था। तो भारत की जो विदेश नीति थी उसके मुख्य 3 तत्व थे। किन उद्देश्यों पर भारत की विदेश नीति बनाई गई? उसमें भारत की संप्रभुता को बनाए रखना, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और भारत का आर्थिक विकास करना। ये हमारी विदेश नीति के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। इसके बाद क्या होता है कि भारत दोनों गुटों से बराबर दूरी भी रखना चाहता था। वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। विदेश नीति का हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि भारत दोनों गुटों से बराबर दूरी रखना चाहता था। वो किसी भी गुट से दुश्मनी करना नहीं चाहता था, न अमेरिका से और न रूस से। और इस स्थिति में भारत ने अपनी विदेश नीति तय करनी थी। तो भारत ने एक नीति अपनाई जिसको हम नॉन अलाइन मूवमेंट कहते हैं। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर भारत ने दोनों गुटों से बराबर दूरी बनाए रखी। और गुट निरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई ताकि वो अपनी संप्रभुता को, अपनी एकता अखंडता को और अपना आर्थिक विकास कर सके। भारत ने पंचशील के सिद्धांतों का भी पालन किया है। ये पंचशील के सिद्धांत
भारत के प्रधानमंत्री और चीन के जो शासनाध्यक्ष थे चाउ एन लाई, उन दोनों के बीच में हुआ था। इसके तहत पंचशील के सिद्धांतों का पालन भारत ने हमेशा किया है। भारत ने अपने देश की अखंडता और एकता को और संप्रभुता को बनाए रखने के साथ साथ दूसरे देशों की अखंडता और जो संप्रभुता है उसको, उसका सम्मान हमेशा किया है। इसके आगे भारत के अंदर जो आपको महत्वपूर्ण जो तथ्य याद रखने हैं, 1962 का काल था ये वो समय था जब, अब उससे पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि 1958 के अंदर चाइना ने क्या किया कि तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया। तिब्बत पर अधिकार करने के बाद 1958 के अंदर तो वहां पर सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। सशस्त्र विद्रोह शुरू होने के कारण 1959 में जो चीन के पारंपरिक नेता थे दलाई लामा, वो तिब्बत छोड़कर भारत में आ गए और भारत में उन्होंने शरण मांगी। तो भारत सरकार ने दलाई लामा को शरण दे दी। इस कारण से चाइना भारत के साथ, चाइना और भारत के जो संबंध थे वो खराब हो गए। इसी से नाराज होकर चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया और भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, असम तक भारत चीन पहुंच चुका था। लेकिन विश्व की दखल अंदाजी के कारण चाइना ने अपना युद्ध विराम किया और चाइना अपनी पुरानी वाली स्थिति में ही पहुंच गया। तो भारत के विदेशी संबंधों में 1962 का जो वर्ष है वो महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या हुआ कि चाइना ने भारत पर अटैक किया। क्यों किया वो मैंने आपको बता दिया कि 1959 में तिब्बत के जो पारंपरिक नेता था दलाई लामा, उसने भारत में आकर शरण मांगी और भारत ने शरण दे दी। दूसरा और भी कारण है, हमारा भारत और चीन के साथ सीमा विवाद भी रहा है। भारत के मानचित्र को लेकर भी चाइना हमेशा कहता रहा है कि ये आपकी सीमा नहीं है, भारत का मानचित्र गलत है। इसको लेकर भी चाइना ने भारत पर अटैक किया और भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार कर रखा है। इस कारण से भारत और चाइना के जो संबंध है वो बहुत ज्यादा खराब रहते हैं। तो 1962 का काल था। उसके बाद 1965 में क्या होता है, जैसे ही भारत को आजादी मिली, भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो मसला था वो बना रह गया। तो 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। इसके अंदर 1965 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है और भारत विजयी होता है, भारत और पाकिस्तान की हार हो जाती है। लेकिन उसके बाद 1971 का काल, 1971 का काल किसके रूप में जाता है, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ही लड़ाई होती है बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर। और 1971 में भारत बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिलाता है। तो ये भी भारत के विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए भारत की अपनी एक औद्योगिक नीति भी रही है। औद्योगिक नीति के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि परमाणु नीति कार्यक्रम एक अवश्य होना चाहिए। तो परमाणु नीति कैसी थी भारत की, औद्योगिकरण का विकास करने के लिए परमाणु नीति की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो 1940 के अंदर डॉक्टर जहांगीर भाभा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। और भारत की जो परमाणु नीति क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की परमाणु नीति के बारे में भी बताते थे कि हम जो अपना परमाणु परीक्षण कर रहे हैं वो केवल हम अपनी रक्षा के लिए करेंगे और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ 1947 से लेकर 1962 तक चीन और भारत के संबंध कैसे रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले इंडिया चाइना रिलेशन फ्रॉम 1947 टू 1962, 1947 से लेकर 1962 तक भारत और चाइना के संबंध किस तरह से रहे। तो आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949, सबसे पहले चीनी जो क्रांति हुई थी वो 1949 में हुई थी। तो 1949 के अंदर चाइनीज रेवोल्यूशन जो 1949 में हुई थी, उसके बाद चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और उस कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने वाला जो पहला देश था, उसको कम्युनिस्ट पार्टी को रिकॉग्नाइज करने वाला जो पहला देश था वो इंडिया ही था। तो आफ्टर द चाइनीज रिलेशन इन 1949, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज ऑफ द
रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी उसको मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश, रिकॉग्नाइज करने वाला पहला देश इंडिया ही था। When China annexed तिब्बत in 1950, जब 1950 के अंदर चाइना ने तिब्बत पर अपना कब्जा किया, both the countries developed some differences, तो दोनों देशों के बीच में कुछ मतभेद पैदा हो गए। And in 1954 agreement of Panchshil was made of the Indian Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू and Chinese Premier चाउ एन लाई, और पंचशील के सिद्धांतों पर भी सहमति हुई। भारत के प्रधानमंत्री और चाइनीज जो प्रीमियर लीडर्स थे चाउ एन लाई, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम पंचशील का सिद्धांत कहते हैं। ये पंचशील के सिद्धांत क्या थे? पंचशील के सिद्धांतों के अंदर ये तय हुआ था कि भारत और चाइना आपस में एक दूसरे की सीमाओं का आदर करेंगे, संप्रभुता का आदर करेंगे और आपस में एक दूसरे की आर्थिक सहायता करेंगे। ये पंचशील के सिद्धांतों में। दूसरा ये था पंचशील के सिद्धांत में कि एक देश दूसरे देश के ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, लेकिन चाइना ने कभी पंचशील के सिद्धांतों का पालन नहीं किया और उस पंचशील के सिद्धांतों को तोड़ते हुए चाइना ने भारत पर अटैक किया था, क्योंकि उसमें तय हुआ था पंचशील के सिद्धांतों में कि कोई भी देश आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, आपस में एक दूसरे के सहयोग करेगा और संप्रभुता अखंडता का सम्मान करेगा। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। इस कारण से भारत और चाइना के जो संबंध है वो हमेशा खराब बने रहे। और दूसरा एक कारण और हुआ था, इन 1959 gave political asylum to दलाई लामा। अब तिब्बत 1958 के अंदर चाइना ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके कारण से तिब्बत के अंदर बहुत ज्यादा सशस्त्र विद्रोह हुआ और उस सशस्त्र विद्रोह के कारण उसके जो पारंपरिक नेता थे दलाई लामा, वो तिब्बत को छोड़कर भारत में आ गए और भारत में शरण ली। और भारत में शरण लेने के कारण भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। इस कारण से चाइना भारत से नाराज हो गया और 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया। इस कारण से भारत और चाइना के संबंध वो हमेशा लगभग खराब ही बने रहते हैं, क्योंकि और इसके अलावा ये तो 62 तक के संबंध थे। इससे आगे के संबंध हम आपको और बताएंगे। अब आगे उससे आगे जो नेक्स्ट आपका पीरियड होगा उसमें हम भारत पाकिस्तान का, भारत बांग्लादेश का, इस तरह से अलग अलग विश्व के जो देश है उनके साथ भारत के क्या संबंध है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।